सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन फॉर लेक्चरर पीजीटी इकोनॉमिक्स। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट थर्ड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट थर्ड यानी एवेल्युएशन के पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इवैल्यूएशन के दो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है आपका भारत के विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन के लिए लागू की एक नीति है, जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सीसीई भारत के विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे 2009 में प्रारंभ किया गया था। पूछा जा सकता है कि सीसीई को कब लागू किया गया या प्रारंभ किया गया, तो 2009 में इसे जो है लागू किया गया। उसके बाद जो है अगला है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का आशय है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के विकास के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सीसीई के तहत छात्रों के शैक्षिक या सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जो आपका सीसी है, इसके अंतर्गत शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक घटक के बजाय एक शैक्षिक सत्र की संपूर्ण अवधि में होने वाली एक सतत या निरंतर चलने वाली मूल्यांकन से है। यानी आपका जो सतत का मतलब होता है कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक घटक के बजाय एक शैक्षिक सत्र की संपूर्ण अवधि में होने वाली एक सतत या निरंतर चलने वाली मूल्यांकन से है। इसमें मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। सतत में जो है आपका मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे निर्धारण की नियमितता, दूसरा इकाई परीक्षण की आवृत्ति, शिक्षा प्राप्ति की कमियों का निदान करना, सुधारात्मक उपायों का प्रयोग, पुनः परीक्षण। अगला है आपका शिक्षकों और छात्रों का मूल्यांकन व प्रतिपुष्टि। हमारे यहाँ मूल्यांकन का मुख्य आधार जो है परीक्षाओं को माना जाता है, जो प्रायः सत्र या सेमेस्टर या वर्ष के अंत में आयोजित की जाती हैं। जो परीक्षाएं होती हैं वो सत्र के अंत में या आपका परीक्षा जो है सत्र के अंत में आयोजित की जाती है। इस व्यवस्था को बदलकर जब मूल्यांकन को शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतरता के आधार पर जोड़ दिया जाए, जब शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतरता के आधार पर जोड़ दिया जाए मूल्यांकन को, तो इसे ही सतत मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। जब मूल्यांकन शिक्षण क्रिया का अभिन्न अंग बनकर, जो मूल्यांकन है वो शिक्षण प्रक्रिया का या क्रिया का एक अभिन्न अंग बनकर उसे नियमित रूप में संगति, दिशा एवं उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करता है, तो इसे जो है आपका सतत मूल्यांकन कहा जाता है। किसे कहा जाता है सतत मूल्यांकन? जब मूल्यांकन शिक्षण क्रिया का अभिन्न अंग बन जाता है और उसे नियमित रूप से, यानी शिक्षण क्रिया को नियमित रूप से संगति, आपका दिशा एवं उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करता है, तो उसे आपका सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो है आपका जो व्यापक मूल्यांकन है यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है,
व्यापक मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन के अंतर्गत केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर न देकर संज्ञानेतर पक्षों पर प्रभाव यथा कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों एवं व्यक्तित्व विकास के आकलन को भी मूल्यांकन की परिधि में लाया जाए तो इसे जो है व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। यानी कि आपका जो व्यापक मूल्यांकन है इसके अंतर्गत आपका अगर जो है संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर न देकर आपका व्यक्ति की कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास के आकलन को भी मूल्यांकन की परिधि में लाया जाए तो व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। इसमें बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर संज्ञानात्मक योग्यताएं, सृजनात्मकता, अभिवृत्तियाँ, अभिरुचियाँ और कौशलों का पता लगाया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या उद्देश्य हैं? सीसीई के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संज्ञानात्मक या मनोप्रेरक और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता करना। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना। अगला है विषय वस्तु को कंठस्थ करने की अपेक्षा समझ और चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना। अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित एवं गतिविधि आधारित बनाना। अगला है आपका मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। एंड फिफ्थ है आपका आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। निदान और उपचार के माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। एंड सातवां है किसी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता अथवा प्रभावकारिता निर्धारित करना। किसी कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता अथवा प्रभावकारिता निर्धारित करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वातावरण के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र की अगर बात करें, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शैक्षिक पक्ष के साथ साथ व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र हैं आपका शारीरिक विकास का मूल्यांकन, सामाजिक विकास का मूल्यांकन, शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन, छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। उसके बाद जो है सीसी का मूल्यांकन प्रारूप शैक्षिक उपलब्धि के समग्र मूल्यांकन के लिए बालक को प्रायः संज्ञानात्मक पक्ष एवं संज्ञान सहगामी पक्ष इन दोनों भागों में विभाजित किया जाता है। सीसी का मूल्यांकन प्रारूप में जो है शैक्षिक उपलब्धि के समग्र मूल्यांकन के लिए बालक को संज्ञानात्मक पक्ष एवं संज्ञान सहगामी पक्ष इन दोनों भागों में विभाजित किया जाता है, जिनका मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणाओं के अनुसार निम्न प्रकार अपेक्षित होता है। संज्ञानात्मक पक्ष का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए 3 आधार रखे गए हैं। प्रत्येक पाठ से संबंधित कार्य, अभ्यास कार्य या कक्षा कार्य या दत्त कार्य और अन्य विषयगत क्रियाकलापों की जांच, अवलोकन तथा निर्देशन। अगला है इकाइयों पर आधारित अध्यापक द्वारा कक्षा परीक्षण टेस्ट। इकाइयों पर आधारित अध्यापक द्वारा कक्षा परीक्षण टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। एंड अगला है आपका उपचारात्मक परीक्षण। बच्चों के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक उनकी प्रत्येक विषय में न्यूनताओं या कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाते चलेंगे। साथ ही इन्हें दूर करने के लिए शिक्षक सुधारात्मक कार्य भी करेंगे। आपका उपचारात्मक परीक्षण या शिक्षण बच्चों के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक उनकी प्रत्येक विषय में न्यूनताओं या कमजोरियों और कठिनाइयों का पता लगाने चलते हैं। साथ ही इन्हें दूर करने के लिए शिक्षक सुधारात्मक कार्य भी करेंगे।
संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व विविध गुण और विशेषताएं आती हैं। जैसे वैसे तो व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का विश्लेषण करने पर संबोध की एक लंबी सूची तैयार हो सकती है, किंतु प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बालक का निम्न 8 बिंदुओं पर मूल्यांकन अपेक्षित है। यानी जो आपका संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व विविध गुण और विशेषताएं आती हैं। वैसे तो व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं का विश्लेषण करने पर संबोध की एक लंबी सूची तैयार हो सकती है, किंतु प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बालक का निम्न 8 बिंदु पर मूल्यांकन अपेक्षित है। पहला आपका कार्यानुभव, कला, दूसरा, तीसरा संगीत, चौथा शारीरिक शिक्षा, खेल, व्यायाम, योगासन या स्काउट गाइडिंग, चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा हो गया नैतिक शिक्षा, छठा हो गया स्वच्छता, सातवां सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग एवं उपलब्धि, और आठवां हो गया उल्लेखनीय रुचियां तथा प्रतिभाएं। और उसके बाद अगला हो गया आपका इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विकास करना होता है, अतः इनके मूल्यांकन में नकारात्मक टिप्पणी की कोई व्यवस्था नहीं है। बालक ग्रेडिंग प्रणाली स्वीकृत की गई है, बल्कि आपका ग्रेडिंग प्रणाली को स्वीकृत की गई है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु रणनीतियों का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन, जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसके हेतु रणनीतियों का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन। पहला परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, दूसरा प्रदत्त कार्य, छात्र प्रोफाइल, युग्म मूल्यांकन, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, पांचवा अवलोकन, छठा हो गया भ्रमण हो गया, सातवां व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति, और उसके बाद आठवां हो गया संग्रह एवं आकलन, संग्रह एवं संकलन, और नौवां हो गया चित्रों पर चर्चा, यानी पाठ्य पुस्तकों के चित्रों, चार्ट व अन्य उपलब्ध चित्रों पर बच्चों से वार्तालाप करके मूल्यांकन किया जाता है, और 10वां हो गया लिखित एवं मौखिक परीक्षा, 11वां हो गया गतिविधियाँ या क्रियाकलाप। उसके बाद अगला हो गया आपका मिचेल जॉन स्क्रीवेन के अनुसार, मिचेल जॉन स्क्रीवेन ने 1967 ने मूल्यांकन के 2 रूप बताए हैं, जिन्हें सीबीएसई ने सतत और व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित किया है। मिचेल जॉन स्क्रीवेन ने इवैल्यूएशन के 2 रूप, यानी कि रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरे जो है योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट। रचनात्मक या संरचनात्मक आकलन को 4 भागों जैसे FA1 से लेकर FA4 में विभाजित किया गया है। FA1 तथा FA2 को लेकर SA1 या प्रथम टर्म से पहले तथा FA3 FA4 को SA2 या द्वितीय टर्म से पहले आयोजित किया जाने का प्रावधान किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का आधार 40% निर्धारित किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो अंक भार है वो 40% निर्धारित किया है। योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट को पूरे सत्र में 2 भागों में SA1 और SA2 में विभाजित किया गया है। यह आकलन जो है प्रत्येक टर्म के अंत में किया जाता है, ताकि बच्चों ने क्या सीखा है क्या नहीं इसकी संपूर्ण निरूपण किया जाता है। और समेटिव असेसमेंट का जो अंक भार है वो 60% निर्धारित किया गया है। सीबीएसई ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत जो है 2009 में की थी। इससे प्रथम बार 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु 2009-10 सत्र से शुरू किया गया, बाद में इसे 1 से 10 तक लागू कर दिया गया। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित नए शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका जो सीबीएसई है,
सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित नए शब्दों का इस्तेमाल किया है। 33 से 40 अंक वाले ग्रेड डी को क्वालिफाई ग्रेड रखा गया है। इसके नीचे E2 ग्रेड है और किसी भी विषय में कोई भी ग्रेड ये आ जाए, बालक को न तो पूरक कंपार्टमेंट करा दिया जाएगा और न ही उसे फेल करार दिया जाएगा। यानी अगर जो है 40% अंक से नीचे या 33% अंक से नीचे अंक आते हैं तो बालक को न तो पूरक कंपार्टमेंट करार दिया जाएगा और न ही उसे फेल करार दिया जाएगा। ये जो है ग्रेडिंग प्रणाली है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है कि निरंतर समग्र मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में निरंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निरंतर प्रक्रिया के रूप में छात्र की वृद्धि और विकास के पहचाने हुए तथ्यों का मूल्यांकन करना ही जो है निरंतर का अर्थ होता है। सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, पहला और दूसरा यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो पसंद आती है या वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।